गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि हमने अभी अपना एक टॉपिक पूरा किया था नेशनल इनकम, अब हम अगले टॉपिक पे आएंगे, इनकम डिटर्मिनेशन। इसका पहला चैप्टर है चैप्टर नंबर 7, एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कंसेप्ट। चूँकि हमारे पास समय कम है, हमारे पास मैं सम बोल गया। चूँकि हमारे पास समय कम है बच्चों, तो हम बहुत शॉर्ट में लेकिन एक क्विक और इफ़ेक्टिव रिवीजन करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा एग्रीगेट डिमांड होता क्या है। तो जैसा कि मैंने नोट्स में दिया है, एग्रीगेट डिमांड रेफर्स टू टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड एंड सर्विस विच ऑल द सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी आर प्लानिंग टू बाय। मतलब एग्रीगेट डिमांड में सबसे इम्पोर्टेंट हमें समझने का क्या है कि यहाँ पे प्लान्ड एक्सपेंडिचर की बात हो रही है, ना कि एक्चुअल एक्सपेंडिचर की। तो जो 4 सेक्टर होते हैं बेसिकली, कंज्यूमर, फर्म, हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो ये चारों सेक्टर जो भी एक्सपेंडिचर प्लान करते हैं उसको हम बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड। लेकिन हमें 2 सेक्टर इकोनॉमी ही पढ़ना है, हमारे सिलेबस में 2 सेक्टर इकोनॉमी है, देयरफॉर हाउस होल्ड एंड फर्म्स। तो सर हाउस होल्ड करता है कंजम्पशन और फर्म करती है इन्वेस्टमेंट। तो एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला हमारे लिए, हमारे कोर्स के लिए हो जाएगा एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। हमारे लिए है कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, जो हमें देखना है। बेसिकली आगे हमें समझना है व्हाट डू यू मीन बाय एग्रीगेट डिमांड। सर एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है जो भी हाउस होल्ड और इन्वेस्टमेंट, हाउस होल्ड सेक्टर और फर्म्स, हाउस होल्ड सेक्टर और फर्म्स जो भी खर्चा प्लान कर रहे हैं उसके सम टोटल को हम बोलेंगे एग्रीगेट डिमांड। तो सर एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला क्या होता है? कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला होता है कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। अब हमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये क्या समझनी है कि सर यहाँ पे देखिए जीरो लेवल ऑफ इनकम पे भी कुछ कंजम्पशन है और कुछ इन्वेस्टमेंट भी है। तो जब जीरो लेवल पे कंजम्पशन, जीरो लेवल ऑफ इनकम पे जो कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट होता है उसको हम बोलते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन या ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। और सर जब हमारे पास इनकम ही नहीं है तो कंजम्पशन करेंगे कहाँ से? तो हम ये करते हैं पास्ट सेविंग एंड बोरोइंग से। कहाँ से करते हैं? पास्ट सेविंग एंड बोरोइंग से। जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे जैसे हमारा इनकम बढ़ रहा है, वैसे वैसे हमारा कंजम्पशन भी इंक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे हमारा इनकम इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे हमारा कंजम्पशन भी इंक्रीज हो रहा है। तो इसका कर्व होगा पॉजिटिव स्लोपिंग। इन्वेस्टमेंट इज ऑटोनोमस एंड डू नॉट चेंजेस विद इनकम एंड इट इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सबसे इम्पॉर्टेंट, इन्वेस्टमेंट हमारी हर लेवल ऑफ इनकम पे कांस्टेंट रहेगी, इसलिए हम इसको ऑटोनोमस बोलते हैं। अगर इन्वेस्टमेंट इनकम के साथ चेंज होगी तो हम उसको इंड्यूस इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। नॉर्मली इन्वेस्टमेंट जो हमारा कर्व होता है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है। क्यों? क्योंकि सर ये हर लेवल ऑफ इनकम पे कांस्टेंट रहेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, एडी कर्व एंड कंजम्पशन कर्व कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। क्यों नहीं कर सकते सर? ड्यू टू कांस्टेंट इन्वेस्टमेंट। अगर इन्वेस्टमेंट चेंज होती लेवल ऑफ इनकम के साथ तो चांसेस थी कि एडी कर्व और कंजम्पशन कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को इसलिए इंटरसेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि इन्वेस्टमेंट हमारा हर लेवल ऑफ इनकम पे कांस्टेंट है। अगला हम पढ़ेंगे एग्रीगेट सप्लाई। सर एग्रीगेट सप्लाई और नेशनल इनकम एक ही चीज़ है। एग्रीगेट सप्लाई रेफर्स टू मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस ऑल द प्रोड्यूसर आर विलिंग टू सप्लाई इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग गिवन पीरियड ऑफ टाइम। हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ के आए थे। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में हमने क्या देखा था? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में हमने देखा था फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दिए जाते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बदले फैक्टर पेमेंट मिलती है हाउस होल्ड को, हाउस होल्ड देता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फर्म को, फर्म उसके बदले में देता है फैक्टर पेमेंट, और उन्हीं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का गुड्स और सर्विस बनता है जो मार्केट में
सप्लाई के लिए अवेलेबल रहता है। तो हम कह सकते हैं जितनी सप्लाई उतना फैक्टर पेमेंट हुआ होगा। तो हम बोल सकते हैं, और फैक्टर पेमेंट क्या होता है बेटा, जो आपके लिए फैक्टर पेमेंट है वो हाउस होल्ड के लिए फैक्टर इनकम है। और फैक्टर इनकम को कौन सी इनकम में इंक्लूड करते हैं? नेशनल इनकम में। तो हम बोल सकते हैं एग्रीगेट सप्लाई एंड नेशनल इनकम आर वन एंड द सेम थिंग। एग्रीगेट सप्लाई पॉइंट ऑफ ओरिजिन से स्टार्ट होगी, जबकि एग्रीगेट डिमांड कर्व एंड कंजम्पशन कर्व दोनों ही पॉइंट ऑफ ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होंगे ड्यू टू ऑटोनोमस कंजम्पशन। क्यों? क्योंकि जीरो लेवल ऑफ इनकम पे भी कुछ ना कुछ कंजम्पशन होता है। लेकिन एग्रीगेट सप्लाई और इनकम कर्व ये आपका पॉइंट ऑफ ओरिजिन से ही चालू होगा। पॉइंट ऑफ ओरिजिन का मतलब जीरो। और सर हमें एक बात बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी है, इनकम हरदम एक्स एक्सिस पे आएगी, कंजम्पशन सप्लाई ये सारी चीज़ें, कंजम्पशन कर्व सप्लाई कंजम्पशन कर्व, सेविंग कर्व, एग्रीगेट डिमांड कर्व, ये सारी चीज़ें आपकी वाई एक्सिस पे आएंगी। तो ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। और मेरा एक सजेशन है आपको, जब भी आप डायग्राम ड्रॉ करें तो इसमें आप वैल्यू ज़रूर पुट कर दें, जैसे मैंने करी है। कई सारे लोग क्या करते हैं, सीधा सीधा डायग्राम बनाते हैं। मेरा रिकमेंडेशन है जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो शेड्यूल के साथ प्रॉपर डायग्राम बनाएं विद फिगर्स। अगला है कंजम्पशन फंक्शन। सर कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है? जितने ज़्यादा इनकम होगा उतना ज़्यादा कंजम्पशन होगा। तो अब हमें इसके बारे में यहाँ पे ऑब्जर्वेशन देखनी है। जब तक हमारी कंजम्पशन इनकम से ज़्यादा थी, हमारा क्या हो रहा था? डिसेविंग। जैसे ही हमारी इनकम और कंजम्पशन बराबर हो गए, हम आ गए ब्रेक इवन पॉइंट पे। और जैसे ही हमारी इनकम कंजम्पशन से ज़्यादा हो गई, हमें सेविंग होना चालू हो गई। तो बेसिकली यहाँ पे कंजम्पशन क्या है? ऑटोनोमस, सो इट डू नॉट स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ऑफ ओरिजिन। कंजम्पशन कर्व कभी भी पॉइंट ऑफ ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि जीरो लेवल ऑफ इनकम पे भी कुछ ना कुछ कंजम्पशन होता है। अगर जीरो लेवल ऑफ इनकम पे कंजम्पशन हमारा जीरो होता तो ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन से स्टार्ट होता। चूँकि जीरो लेवल ऑफ इनकम पे भी कुछ ना कुछ कंजम्पशन है, इस वजह से ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा। जब तक हमारी इनकम कंजम्पशन से ज़्यादा होगी, देयर विल बी डिस सेविंग। इनकम कंजम्पशन के बराबर है तो ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा, नो सेविंग नो डिस सेविंग। और जैसे ही इनकम कंजम्पशन से ज़्यादा होगी, सेविंग चालू हो जाएगी। सर कंजम्पशन फंक्शन दो टाइप के होते हैं, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। प्रोपेंसिटी का मतलब होता है हैबिट कंज्यूम करने की। ये दो तरीके की होती हैं, एपीसी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। सर इसमें मैंने डायग्राम इसलिए नहीं समझाया है क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी टाइम कम है, और मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपने बहुत डिटेल में पढ़ा होगा ये सारी चीज़ें। तो एंड टाइम पे अगर डायग्राम आप एक बार बुक से खुद से भी देखोगे तो हो जाएगा। तो बेसिकली एपीसी का फॉर्मूला होता है कंजम्पशन अपॉन इनकम। कंजम्पशन अपॉन इनकम, जैसा कि हम इस फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पे जैसे ही हम कंजम्पशन को इनकम से डिवाइड करेंगे हमें एपीसी मिल जाएगा। तो सर यहाँ पे हमारी ऑब्जर्वेशन क्या है? हमारी ऑब्जर्वेशन है जैसे ही इनकम जब तक कंजम्पशन से कम है, एपीसी विल बी ग्रेटर देन 1। जैसे ही इनकम और कंजम्पशन बराबर हो गया, एपीसी विल बी इक्वल टू 1। और जैसे ही इनकम हमारा कंजम्पशन से ज़्यादा है, एपीसी विल बी लेस देन 1। सर ये लेस देन 1 क्यों होगा? क्योंकि इस पॉइंट के बाद हमारी कुछ ना कुछ सेविंग्स चालू हो जाएंगी। इस पॉइंट के बाद हमारी कुछ ना कुछ सेविंग्स चालू हो जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है सर, एपीसी कैन नेवर बी जीरो। हमने जैसा कि बोला जीरो लेवल ऑफ इनकम पे भी कुछ ना कुछ कंजम्पशन रहेगा, इसलिए एपीसी कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। अब आ जाइए सर एमपीसी पे। एमपीसी का फॉर्मूला होता है चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम। इसकी ऑब्जर्वेशन है, इसकी वैल्यू हरदम 0 से 1 के बीच में रहेगी। ये नेगेटिव नहीं हो सकता है ऑटोनॉमस कंजम्पशन की वजह से। तो वो पूछेंगे ये नेगेटिव क्यों नहीं हो सकता है, तो आपको बताना है ड्यू टू ऑटोनॉमस कंजम्पशन। जैसे हमारी इनकम बढ़ेगी, जैसे ही हमारी इनकम बढ़ेगी, हमारी एमपीसी भी बढ़ना चालू हो जाएगी। और बेटा एमपीसी ऑफ पुअर इज मोर देन दैट ऑफ रिच। मुकेश अंबानी के पास इतना पैसा है
कि उनको कभी भी अपना कंजम्पशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन एक गरीब इंसान है, उसको सडन इनकम इंक्रीज हो गई तो उसके कंजम्पशन में काफ़ी चेंज आएगा, रोज़मर्रा की ज़रूरतों में भी चेंज आएगा और नॉर्मल हैबिट्स में भी उसकी चेंज आएगा। लेकिन मुकेश अंबानी इज ऑलरेडी रिच, तो उनकी कंजम्पशन हैबिट में कोई चेंज आने वाला नहीं है। सेम तरीके से सेविंग फंक्शन बेसिकली क्या होता है? सेविंग फंक्शन आपको बताता है इनकम और सेविंग में क्या रिलेशनशिप है। जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज होगी, इस डायग्राम में हम देख सकते हैं, जैसे जैसे सर हमारी इनकम इंक्रीज हो रही है, हमारी सेविंग इंक्रीज हो रही है। जब तक हमारी इनकम कंजम्पशन से कम थी, हमको डिस सेविंग हो रही थी। इनकम कंजम्पशन के बराबर हो गए, हम ब्रेक इवन पे आ गए, और इनकम कंजम्पशन से ज़्यादा है तो हमें सेविंग होना चालू हो गई है। ये हम इस डायग्राम से देख सकते हैं। ये डायग्राम बनाना ज़रूरी है अगर एग्जाम में 5 नंबर या 3 नंबर का क्वेश्चन आए तो। सर ऐसे ही सेविंग फंक्शन भी 2 टाइप का होता है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। सॉरी, यह गलती से कंज्यूम लिख गया है, ये मेरी मिस्टेक है, यहाँ गलती से कंज्यूम लिख गया है, ये सेव होना चाहिए था। मैं इसको करेक्ट करने का ट्राई करता हूँ। तो हम इसको सेव लिख लेंगे, हम इसको बेटा क्या कर लेंगे? सेव कर लेंगे, ठीक है। अब बेसिकली इसका फॉर्मूला होता है चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम। कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ये आप देख लीजिएगा एक बार MPS को। सेविंग इक्वल टू इनकम माइनस कंजम्पशन, APC इक्वल टू C अपॉन Y और 1 माइनस APS। तो ये फॉर्मूले आपको रेफ़र करने हैं। सर इन्वेस्टमेंट के बारे में हम पढ़ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट डिपेंड किस पे करता है? सपोज कर लो एक मशीन आपने 10,000 रुपये की खरीदी और उस पर आपकी इनकम हुई 1,000 रुपये, तो इनकम को बोलेंगे प्रोस्पेक्टिव यील्ड, परचेस प्राइस को बोलेंगे सप्लाई प्राइस। तो सबसे पहले हम निकालेंगे मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसका फॉर्मूला होता है प्रोस्पेक्टिव यील्ड अपॉन सप्लाई प्राइस इंटू 100, 1,000 अपॉन 10,000 इंटू 100, तो ये हो गया 10%। सेम तरीके से हमने इन्वेस्टमेंट किया है तो उस पर हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अगर इंटरेस्ट जैसे कि हमारी मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट 10% है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, उस केस में तो हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। लेकिन मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट हमारी 10% है और हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% है, तो आप खुद ही बताइए क्या इन्वेस्टमेंट करना वायबल है क्या? नहीं है। तो इन्वेस्टमेंट 2 चीज़ों पे डिपेंड होती है, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट पे। अगर MEI ROI से ज़्यादा है, अगर MEI ROI से ज़्यादा है तो आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, वरना आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। 2 तरीके की इन्वेस्टमेंट होती हैं, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट बेसिकली सर क्या होता है? इंड्यूस इन्वेस्टमेंट वो होती है जो इनकम के साथ चेंज हो जाए, उसको बोलते हैं इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट वो कब कहलाएगी? ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट वो कहलाएगी बेटा ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट वो तब कहलाएगा जब आपकी इनकम कितनी भी चेंज हो लेकिन इन्वेस्टमेंट आपकी पैरेलल रहे। तो ये हुआ हमारा चैप्टर नंबर 7। न्यूमेरिकल पोर्शन में एज्यूम करके चल रहा हूँ, आप लोग खुद करेंगे। नंबर आप लोगों के पास मेरा है, अगर आपको कोई डाउट आए तो पर्सनली आप कहीं भी हो, किसी भी सिटी में हो, मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं तुरंत आपके डाउट सॉल्व करूँगा। ये मैंने आपको एक ब्रीफ समरी रिवीजन दे दिया है। शायद बेटा कहीं बोलने में एरर हो गया होगा मुझसे जल्दी में, क्योंकि थोड़ा सा टाइम मेरे पास भी कम है और मैंने थोड़ा सा क्विकली रिकॉर्ड किया है। तो आप लोग कहीं हल्का सा एरर हो तो समझ जाइएगा, ये एक ग्रामेटिकल या एरोनस मिस्टेक है, नथिंग इंटेंशनल। और मेरी ब्लेसिंग है आप सबको, आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो ऑब्जर्वेशन मैंने शॉर्ट में लिखवाई है उसको ज़रूर से पढ़िएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। नेक्स्ट चैप्टर में जल्दी मिलते हैं।